तो भाई मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था, डिस्कस तो हमने यहीं कर लिया था, बट आई होप आप लोगों ने चेक भी करवा लिया होगा एक बार करके। तो कुछ कॉन्फिडेंस आया कि अगर पास पेपर आता भी है तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हैविंग सेड सो कि अभी तक हमने बुक को टच नहीं किया, पर हाँ जब हम करेंगे तो आपको सब पता लगेगा कि यार हमने थियोरेटिकली यहाँ से यही एरिया कवर कर लिया है। अलाइन है यहाँ तक? चलिए जी, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, उसमें कोई मसला जल्दी से। यही आ रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, यही किया था कल। चलें ओके, अब कुछ और केसेस। पर केसेस पे जाने से पहले वही कहानी बड़ी लाजमी होती है ऑडिट के अंदर, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ना समझ आए तब तक आप ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा जी ओके, तो वैसे अगर आपको मैं किसी कंपनी के कैश फ्लो दूं, सही है, तो आपको पता ना कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं कैश फ्लो की? बहुत नहीं होती, मतलब 5-6 नहीं होती ना, 3 होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अच्छा मैम वो बताऊंगा अभी। मैम कह रही है सर बिजनेस रिस्क का बता दें, वो आगे बताऊंगा कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। अच्छा सिंपल एक तुम्हारे लेवल पे भी बताने के लिए, बिजनेस रिस्क का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करे, कोई ऐसा इवेंट जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करे। एग्जाम्पल देता हूँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके एक्सचेंज रेट बढ़ गए, आप इंपोर्ट करते हो, आप क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो। बड़ा फोकस होकर सुनना है, जब भी बिजनेस रिस्क की बात होगी तो आप मैनेजमेंट बन के सोचोगे, ना कि ऑडिटर। जब भी बिजनेस रिस्क की बात होगी तो क्या बन के सोचोगे? मैनेजमेंट, ऑडिटर बन के नहीं सोचोगे। तो आपने कहा लेट से मैं इंपोर्ट करके माल बेचता हूं, मैं इंपोर्ट करके माल बेचता हूं और मेरे एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गए, तो मेरा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिस्क ये होगा कि मेरे मार्जिन इफेक्ट होंगे, मेरी कॉस्ट और मेरा प्रॉफिट। दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस रिस्क। अब इस बिजनेस के रिस्क को आपके ऑडिट रिस्क में कन्वर्ट करूं तो रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। और दूसरा, अगर ये हालात वाकयात हैं कि मार्जिन्स कम होने चाहिए और आपके मार्जिन्स फिर भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी आपका ऑडिट रिस्क है। बात समझ आया? तो देखो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस रिस्क, और जो वो बिजनेस वाला बंदा यानी मैनेजमेंट अपने बिजनेस को बचाने के लिए जो हरकतें करेगा वो ऑडिट रिस्क। इतना सिंपल है। मैं आपको क्यों एक पेज पे रख के आपको याद करा दूं, ये बिजनेस रिस्क, ये ऑडिट रिस्क, ये बिजनेस रिस्क, ये ऑडिट रिस्क। आप सोच लो ना, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन द कंपनी और इन द एनवायरमेंट, दिस हैज टू अफेक्ट द कंपनी, इट विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस रिस्क फॉर, कहावत है यार गोल वाला, तुम शार्ट देना सुबह क्या है वो तुमने बच्चे इतने अच्छे खुद ऑन करके बैठे थे सारी चीज़ें, मतलब आप खाली टेबल साफ नहीं की उसने, बस बाकी खुद कर लिया था अच्छे ने। सही है आगे वो FAR 1 के बच्चे यार, मतलब इस बात तो मतलब अमेजिंग, क्या बात है। मतलब वैसे आपको पता है मैं कितने सुनाता हूँ। इस बार भाई सुबह में आया, मैं 8:01 में एंटर हुआ, पूरी क्लास फुल। एक बच्चे ने ये भी ऑन किया हुआ, लाइटें भी जलाई हुई, बोले सर आप खाली बस बैठे और पढ़ाएं। मैंने कहा वाह यार देवता आदमी है। नहीं पूछो, ये तो पिछली बार भी होता है ना, अभी देखो कैसे शार्ट होते हैं। पर इन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ वादा करें कि आप पूरा लाइव पढ़ाएंगे सब। उसने एग्जाम्पल भी ऑडिट की दी, बोला ऑडिट वाली चीज़ करें तो हम आएंगे। मैंने कहा तुम आओगे तो मैं ऑडिट वाली चीज़ करूँगा। बोले सही है सर, डन है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अब हम सुबह 8 बजे उठने पर वापस कायल हो गए। आते हैं बच्चे, खैर मैं समझ जाता कि नहीं आएंगे, मैंने जानबूझ के 8 बजे लगाई कि चलसी शार्ट हो जाएंगे, उल्टा हो गया, फंस गया मैं। आ गए, मुझसे पहले आ गए थे। चलो खैर अच्छी बात है। सिलेबस स्ट्रक्चर और पेपर पैटर्न आप आगे जाके बताएंगे, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। पर चलो अगर मैं सिलेबस बता भी दूं, कुछ कह सकते हो? ऐसी बात है, मैं आपको बोलूँ आज, बोलो भाई ये चैप्टर है, इतने होंगे, इतने इतने मार्क्स का आएगा, क्या कर लोगे? मैं फिर आपकी मोहब्बत में मैं आपको सिर्फ वीडियो डाल दूंगा कि इस चैप्टर में ये मार्क्स हैं। बट ऑडिट में ऐसा होता ही नहीं। ऑडिट में तो वो सब मिला के पूछता है प्रैक्टिकल, तो हमें हर एक एरिया को कवर करना है। फिर भी मोहब्बत में बता दूंगा, ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद वाली चीज़ है, बिल्कुल ऐसा है। चलिए आगे सुने हम फोकस कर रहे थे बिजनेस और ऑडिट रिस्क पे। तो मुझे बताओ माम, आपका जो सवाल था क्या वो एड्रेस हो गया कि बिजनेस रिस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया एक बेसिक एग्जाम्पल देके। बिजनेस का होता है, जिससे बिजनेस इफेक्ट हो।
यस यस, और वही ऑडिटर की तरह सोचो तो क्या बन जाएगा, ऑडिट रिस्क। क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, यहाँ तक बात समझ आती है? सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे, इंतकाल नहीं फरमा जाएगा तो सुबह वो 8 बजे आया, मैं तुम्हें दलील करूंगा उनका नाम लेके। भाई एग्जाम्पल सेट कर दी यार। मैं यकीन करो, मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर मैंने 8 बजे लगाई है, शार्ट हो जाएंगे। सर ने बोला भाई हाँ यार नहीं आएंगे, क्योंकि सर खुद कितने बजे लगाते हैं, 10:30 बजे, ताकि बच्चे आए उस वक्त। मैंने सुबह इसलिए मैंने कहा यार मैं मतलब ये है कि चलो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, नहीं भाई मैं बोला ऐसी की तैसी अब तो आ गए, चलो अच्छी बात है। सर कुछ तो एंड तक खामोश रहेंगे, हाँ ये तो है, कुछ तो एंड तक खामोश रहेंगे। सर ऑडिट रिस्क वो जिससे ऑडिटर इफेक्ट हो, ऑडिट रिस्क वो जो ऑडिटर की नज़र में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होगी। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? वो रिस्क जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होगी, वो बात है। अच्छा हम तो शुरू से ही क्या सीख रहे हैं, ऑडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क तो मैं तुम्हें ऐसी बातों बातों में सिखा दूंगा, अभी बिजनेसमैन बन के सोचो ना। अभी तुम्हें कितनी बेसिक एग्जांपल दी मैंने कि मैं इंपोर्ट करता हूं और मेरी जो इंपोर्ट है वो क्या हो गई है, महंगी हो गई है, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारे जो है डी वैल्यू हो गई है हमारी करेंसी, तो एक्सचेंज रेट, तो मैं जब भी इंपोर्ट करूंगा मुझे महंगा पड़ेगा, मेरे मार्जिन क्या होंगे। तो आपका ऑडिट रिस्क ये है ना कि अगर मार्जिन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है अंडर स्टेटमेंट ऑफ COGS है ना, अंडर स्टेटमेंट ऑफ या ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स है, यानी प्राइसिंग में मसला किया है। क्योंकि देखो अगर मैं क्वांटिटी जितनी भी ऊपर डाल दूं मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं होता, मार्जिन पे इंपैक्ट किस पे आता है, कॉस्ट का या प्राइस का, वो हमने बखूबी सीखा हुआ है। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, तो पहले बताओ एक बिजनेस रिस्क का एक बेसिक आइडिया हो गया। हम आगे जाके इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे, क्योंकि वो अभी वक्त नहीं है, वो टाइम नहीं है, इसलिए हमने उसको डिस्कस अभी नहीं किया, हम आगे जाके देखते हैं उसको डिटेल में। क्लियर है? जल्दी बता दो। बिजनेस रिस्क इज बेसिकली रेशियो एनालिसिस विद अदर फैक्टर्स एज वेल। नहीं हुए, बिजनेस रिस्क बोल रहा है कि रेशियो एनालिसिस, ऐसा नहीं है यार। बिजनेस रिस्क हर वो मसला जिससे बिजनेस इंपैक्ट हो, जिससे मैनेजमेंट इंपैक्ट हो। क्लियर है? पक्की बात है। चलो एक और चीज मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुमने बता दिया ना तो मैं इस एग्जांपल से कनेक्ट करके चलो बता देता हूं जो अभी देने लगा हूं। आपसे मैंने पूछा आते ही मेरे बच्चों के आपके पास कैश फ्लो के अंदर कितनी एक्टिविटीज होती हैं, आप सब ने मुझे बोला 3 होती हैं, किसी ने कहा बहुत ज्यादा होती हैं। सही सुनो, अगर 3 एक्टिविटीज होती हैं तो पहली कौन सी है, ऑपरेटिंग, दूसरी, तीसरी। अच्छा अब आप लोगों ने कैश फ्लो किससे भी पढ़ा हो, मेरा पूरी मार्केट में अच्छा होता है मुझे पता है। सुनो, कहने का मतलब ये है कि जब मैं कैश फ्लो की बात करता हूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि आपने ऑपरेशंस करके कितने पैसे लाए, कमाए नहीं लाए। कमाई अलग बात है, पैसे आना। हम याद है रिसीवेबल पेबल को एडजस्ट करते थे। थैंक यू जी अनु, अच्छा था, शुक्रिया। सुनो, तो हमने कहा भाई वो माइनस कर करा के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं हम। अच्छा अब आप तसव्वुर करें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या मैं अपना बिजनेस करके ये पैसे ला रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेल करके ये पैसे ला रहा हूं, हाँ या नहीं। अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूं कि अपने प्रोडक्ट की सेल करके जब ये पैसे ला रहा हूं तो ये वो कैश फ्लोज हैं जो मेरे एसेट की वैल्यू इन यूज का पार्ट बनेंगे। कैसे कनेक्ट हुआ, सेल करता हूं, बिजनेस की करता हूं, बिजनेस से कैश लाता हूं, और जो बिजनेस से कैश ला रहा हूं वो किस चीज की रिकवरी है, एसेट्स की वैल्यू इन यूज। सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू नहीं है बस वो, क्योंकि इसमें फ्यूचरिस्टिक इनफ्लोज भी शामिल होते हैं। अलाइंड है? चलो, मैं एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उसके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन थे वो नेगेटिव थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो अब मैंने पीपी जो बच्चा कर रहा था, मैंने कहा इधर आजा भाई तेरे रिव्यू की बारी है। वो चौड़ा वही चंपू, वो कह रहा है कि सर आजा कर लें रिव्यू। मैंने बोला हाँ भाई लाइफ, बोला सर मैंने कंपेयर किया है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो उसने बोला आपने पहले जो मुझे छेड़ा था ना उस बात पे कि 5G आ गया ये वो, यहाँ पे तो 5G वाला चक्कर ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो लाइफ 5 मैंने बेंचमार्क कर लिया, बिल्कुल सही है। मैंने कहा चौड़ा क्या हो रहा है, सही है भाई, रुक जा एक मिनट आ रहा हूँ ना। मैंने कहा दिखा, मैंने डेप्रिसिएशन देखा, बिल्कुल सही था। मैंने कहा अच्छा जो पीपी खरीदा वो कैसे वेरीफाई किया, बोला सर मैं आपको बता दूं मैंने जाके देख भी लिया कि मौजूद है, या उसकी फिजिकल कंडीशन भी देख ली और इनवॉइस भी देख ली, वैल्यूएशन भी हो गई, और मैंने टाइटल भी देख लिया। तो टाइटल से क्या वेरीफाई हुआ, राइट।
मैंने कहा वाह यार बाबू, तू तो मतलब फुल शपाटा चल रहा है। मैंने कहा अब तुम्हारा ख़त्म हो गया तो हम शुरू करें, है ना। आगे हमने शुरू किया, मैंने बोला मुझे एक बात बता, कैश लो। बोला सर मुझसे रेलेवेंट नहीं है, कैश लो तो मैं देख ही नहीं रहा, आपने तो मुझे पीपी दिया था। मैंने कहा एक मिनट भाईजान, कैश लो पिछले 3 सालों से क्या है। बोला सर मुझे 2 साल दिख रहे हैं। तो मैंने कहा पिछले साल के एफएस लेना, क्योंकि मिनिमम 2 पीरियड प्रेजेंट होते हैं ना, है ना। अच्छा, तो मैंने कहा भाई देख पिछले 3 सालों से कैश फ्लो नेगेटिव है। हाँ, तो बोल रहे सर हैं तो यार मतलब वो सर उसके जो लॉसेज हैं उसके, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी, मुझे बता रहा था मैं, वो सीनियर मैनेजर जो फाइनेंस का है। तो मैंने कहा हाँ तो इससे क्या होगा। बोले सर क्या होगा, लॉस हो रहा है, कैश फ्लो कम होते जा रहे हैं। अबे मैंने कहा कैश फ्लो कम हो रहे हैं, ये रिकवरेबिलिटी किसकी है, एसेट्स की। तुम्हें ये पता है कि इम्पेयरमेंट का रिस्क है। बोला सर ये तो आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा पीपी कौन कर रहा है। मैंने कहा आपने क्या बोला, मैंने सब कर लिया है। उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा भाई फिर ये क्यों नहीं किया। बोला सर एक तो ये तो गलत बात है ना, आप अपने एक्सपीरियंस से रिस्क निकाल लेते हो और फिर आके हमें दलील करते हो। मैंने कहा आपने पूछा मुझसे, डिस्कशन की, तो ये बड़ी अहम बात होती है कि जब ऑडिट शुरू करो तो पहले आके डिस्कस करो कि सर मुझे बताएं कि कौन कौन से रिस्क के ऊपर मुझे काम। आप होशियारी करके निकल गए। बोला नहीं सर आप बिजी थे दूसरे क्लाइंट्स में। मैंने कहा जिम्मेदारी किसकी है आने की मेरे पास, आपकी, आपको पूछना है, वरना बाद में जलील हो गए जो कि हो रहे हो। उसने बोला सर आप क्या करें। मैंने कहा भाईजान क्लाइंट के पास जाओ और उसको बोलो मुझे कैश फ्लो प्रोजेक्शन दे। क्यों दे, वैल्यू इन यूज के लिए। फिर उसके अंदर कितनी सारी अजम्पशंस होंगी कि क्वांटिटी कितनी बेचूंगा, प्राइस क्या होगी, कितना जजमेंटल एरिया है, इतना सारा काम करना पड़ेगा। ये बेवकूफ मिस करके आ गया। अब मैं क्लाइंट के पास गया रिपोर्ट के 2 दिन पहले, जब रिपोर्ट देनी थी, हमें रिपोर्ट देनी थी, बच्चे को तो वो डांट डूट के भगा देता। फिर हम गए, मैंने कहा भाई इम्पेयरमेंट के लिए आपने कैश फ्लोज देने मुझे। बोले दे तो दिया। मैंने कहा चस्सी आज के नहीं फ्यूचर के। बोले कैश फ्लो दे दिया। भाई तो अभी के है ना, मुझे कब के चाहिए। तो बोले हम कुछ भी बना के दे दे। मैंने कहा कुछ भी नहीं बना के दे मेरा भाई, ये बता कि आगे क्वांटिटी कितनी बिकेगी, एस्टिमेट बना। क्या बना, तो बोला आप मैं जो बनाऊंगा एक्सेप्ट कर लोगे। अच्छा मेरी जो कहानी होती है ना उसके पीछे इतनी चीज़ें होती हैं कि आगे लिंक होगी जाके, तो ये सुनना बड़े फोकस से होता है। और इतने मैंने हमेशा देखा है ऑडिट की पूरी, मैं अभी देखो जैसे 800 हो चुके हैं, फिर इंशाल्लाह 900, 1000, 2-2,500 पहुंच जाएंगे। आई एम टारगेटिंग 3,500, क्योंकि अपना भी तो लेवल बढ़ाना ना मैं। तो वो बच्चे ना कहानी में, मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ, बच्चे बोलते थे कहानी सुनते सुनते मज़ा आता है, मैं लिखता नहीं हूँ। अबे क्यों नहीं लिखता भाई, बुक दी हुई है उसके ऊपर एग्जाम्पल एक एक वर्ड की लिख दिया करो कि सर ने ये कहा, सर ने ये कहा, ताकि रिवीजन में आसानी हो, ताकि आपको वो बोल सकता है कि बताओ कि भाई इसमें क्या क्या एस्टिमेट जजमेंट हो सकते हैं, तो ये लिखना चाहिए। सही है, कहानी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑडिट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ आई एम टीचिंग, वो मसला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सुन के लिखना भी है। सही है भाई, चलें, बात सच कह रहा हूँ मैं, ऐसी गलत बात तो नहीं थी। खैर, अच्छा आप सुने, आज तक रिवीजन तक नहीं पहुँचा तो फिर कोई और तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। आई क्या मतलब, सही है। खैर एनीवे सुने, तो मैंने उसको कहा भाई कैश फ्लो बना के दो। चलें जी सुने, तो मैंने कहा जब कैश फ्लो बना के दो, तो उसने कहा कि भाई ऐसे ही बना के दो। मैंने कहा नहीं भाई, दैट अजम्पशन हैज़ टू बी रीजनेबल, दैट अजम्पशन हैज़ टू बी। अच्छा, रीजनेबल अजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो वाकई में होगा। तो फ्यूचर की क्वांटिटी बोलेगा वो कैसे बनाऊं, या मैंने कहा हिस्टोरिकली देख तेरी क्वांटिटी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे या इंक्रीजिंग ट्रेंड पे, तो हिस्टोरिकल एवरेज लेके क्वांटिटी को प्रोजेक्ट करो। फिर देखो तुमने हिस्टोरिकली प्राइसेस कितनी इंक्रीज की हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक वैसी एग्जांपल देता हूँ ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। जब क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्शन बना के दी ना, तो बच्चे को मैंने कहा जब देख क्या सही है या नहीं है। बच्चा देख क्या है, उसमें मतलब क्वांटिटी उसने क्या किया हुआ है, बिल्कुल पिछले सालों का एवरेज लिया और क्वांटिटी ग्रो करा दी। क्वांटिटी, मैंने कहा फिर एक बात बोलूँ, नहीं नहीं प्राइस तो नॉर्मल अपनी हिसाब से बढ़ा रहा है ना। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने आपको पता है वो चंपू का जो भी नाम है, मैंने उसको कहा कि इस साल के अंदर इसकी क्वांटिटी इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर है, यानी इसका मशीन वो क्वांटिटी बना ही नहीं सकता। बोला यार साहब ये कौन सोचेगा यार, मतलब ये तो गलत बात है ना, पहले नहीं बता रहे। मैंने कहा सोचने का काम भी तो तुम्हारा है, मैं तो वो आखिरी चेन हूँ जहाँ से गलती पास नहीं होगी। फिर वो क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट बोल रहा है तुमने अजीब तफसीर लगाई हुई है, तुम वेरीफाई करते हो, फिर कोई निकाल देता चीज़। मैं कहा कम कर इसको,
फिर पता है उसने क्या कहा, सुनना बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। फिर वो कह रहा है कि भाई नहीं हम नई मशीनरी खरीदेंगे, उससे क्वांटिटी क्या होगी। मैंने कहा ये तो अलाउड ही नहीं है, ओवरऑलिंग तो अलाउड ही। फंस गया। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो पीपी में आ गई इम्पेयरमेंट। अच्छा उसने बोला नहीं 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 फेयर वैल्यू भी तो होती है। मैंने कहा इतना ठगा हुआ है, जब बेच के देख मार्केट में जब बोली लगा हुआ वो उससे भी कम आई। तो हमने कहा हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट होती है वो होती है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस। मैंने कहा किस पे जाना पसंद करेगा, उसने बोला सर वैल्यू इन यूज़। पर क्या वो वैल्यू इन यूज़ कैरिंग अमाउंट से भी। हमने बोला इम्पेयरमेंट बुक करो। चंपू आया बोला वाह सर यार यकीन करें मिस हो गया था मुझसे यार, आपने 350 मिलियन की इम्पेयरमेंट डलवा दी। मैंने कहा रिस्क आइडेंटिफाई हुआ तो हुई ना, अगर रिस्क ही आइडेंटिफाई ना करता तो इम्पेयरमेंट भी नहीं आती। तो पहले इस पूरी कहानी का क्रक्स समझ आता है कि अगर आपकी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। अच्छा श्रवण कह रहे हैं कि सर मशीन की कैपेसिटी कैसे पता लगती है, जब मशीन खरीदते हो तो वो कहता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी है। आज जब आप सोलर खरीदते हो तो पता है ना कितने मेगावाट्स वो जनरेट करेगा, ऐसा है। तो क्या आपको क्वांटिटी ऑलरेडी पता होती है और फिर आपको हिस्ट्री बता रही होती है कि ये यूजुअली इतना प्रोड्यूस। एक तो होती है ऑप्टिमम कैपेसिटी और एक होती है जितनी मैं अचीव कर सकता हूँ, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमने कहा सही है भाई ऐसे समझते हैं। श्रवण बात समझ आ रही है जानी, तो ये तो पता होता है हमें, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें पता होगा। जैसे कोई लैपटॉप भी खरीदने जाओ तो आपको पता होता है कि भाई इस बैटरी की लाइफ इतनी है, इतने घंटे टाइम देगी ये बैटरी, तो वो तो हमें पता होता है। जी जानी। ट्रेंड डिक्लाइनिंग और कैश फ्लोज भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जा रहे होंगे। अगर इसके अंदर कोई छेड़छाड़ी करता है और बोलता है कि आप अगले जो अपकमिंग ईयर है उसके अंदर सेल्स बढ़ जाएगी, तो वो किस वजह से बढ़ेगी, वो वजह देखनी पड़ेगी ना। वो बोल रहा है कि मैंने अभी तो मार्केटिंग शुरू कर दी है अभी से ही, तो ईयर एंड से पहले मार्केटिंग हो चुकी है ना। तो IAS 36 में आपको पढ़ाया नहीं जाता कैफ लेवल पे, मतलब FAR 1 लेवल पे। वो होता क्या है उसके अंदर, होता ये है कि जब आप कुछ एक्शंस ईयर एंड से पहले ले चुके होते हो ना, उसका इम्पैक्ट आप अगले कैश फ्लोज में ले सकते हो। ये आपको कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि आपके कोर्स में वो पढ़ाना फजूल है, वरना बच्चा कंफ्यूज होता है। तो अभी हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की थी ना, तो वो बड़ा अच्छा लॉजिक लेके आए थे, वो लिखा हुआ भी IAS 36 में, हमें तो पता है कि अगर आपने ईयर एंड से पहले जो रिपोर्टिंग डेट है उससे पहले कुछ इक़दामात ले लिए हैं जिससे आपकी कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो आप अपने कैश फ्लो में अकाउंट फॉर कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है ना बिजनेस की, तो मुझे कैसे पता लगा था वो ऑप्टिमम कैपेसिटी से ऊपर जा चुका है। अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता था इसकी प्लांट की कैपेसिटी की कितनी है। वो कह रहा है मैं 12,000 मैट्रिक टन बनाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी ओवरऑल कैपेसिटी 8,000 है, तो 12,000 पे जा ही नहीं सकते, ये बात है। क्लियर है। तो आपको सोचना होता है। फिर अच्छा एक बात, क्लाइंट ने कहा मैं इतने का बेचूंगा, तो मैंने कॉम्पिटिटर की प्राइस उठाई। मैंने कहा इससे ऊपर तो तेरा बाप भी नहीं जा सकता। क्यों। अच्छा तो मैंने कहा कि चलो तुम बोला मैं जाऊंगा, मेरे को क्वांटिटी कम कर। क्या बोलूंगा मैं, तो assumptions has to be reasonable and in order to make the assumption reasonable you need to understand the business। तो अगर बिजनेस नहीं समझ आएगा तो तुम ऑडिट आराम से बेवकूफ़ बना देगा, वो कुछ भी कर लो। फिर उसी प्रोजेक्शंस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू बेस होते हैं, जैसे रॉयल्टी। तो जब मैं रॉयल्टी को वेरीफाई कर रहा था प्रोजेक्शन में, मैंने उसको कहा बच्चे को, मैंने कहा दिखा, मैंने सिर्फ क्या किया उसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख लिया, वो कम होता जा रहा है। मैंने कहा भाई ये तो तूने कैश फ्लो में गलत लिया हुआ है ना। बोले नहीं आपको कैसे पता। मैंने कहा परसेंटेज रिकैलकुलेट करके देख ले भाई, वो तो 3% फिक्स है साला साल रेवेन्यू का, कोई लॉजिक है तो बता। बोला नहीं सर कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कहा फिर वापस से कैश को एक्सपेंस को क्या करो बढ़ा दो, आपका कैश फ्लो क्या हो जाएगा। ये बात है। क्लियर है। अल्लाह मुझे जल्दी बताओ, बात समझ आती है। कानली एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दें, जानी ये जान से मार देंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दें, मतलब पूरी कहानी नहीं भाई गुस्सा हो जाएंगे ये लोग। जानी इधर हम वैसे आइडिया दे देता हूँ कि हम इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, और इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वन ऑफ देम आर दीज। सर रॉयल्टीज एज अ परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी, मतलब अपना रॉयल्टी एक्सपेंस कम हो
कम बुक कर रहा था, मैं फ्यूचर में कम दिखा रहा था, जबकि होना अच्छा अंडर स्टेटमेंट ऑफ एफएस नहीं है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्शंस है जिसके बेस पे इम्पेयरमेंट निकलेगी। तो अगर मुझे एविडेंस चाहिए तो आई नीड टू अंडरस्टैंड ना कि क्या वो प्रोजेक्शन रीजनेबल है। अच्छा ये तो मैंने ऑडिट की बात बता दी कि ऑडिट कैसे करूंगा ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, पर पहले बताओ रिस्क आइडेंटिफिकेशन समझ आती है? अगर मैं रिस्क ही आइडेंटिफाई ना करता तो आई बिलीव कि ये इम्पेयरमेंट मुझसे मिस हो जाती, और इम्पेयरमेंट मुझसे मिस हो जाती तो आई थिंक कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स ओवर स्टेटेड होते। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपी because of the reason that impairment might not have been booked। क्लियर है? पक्की बात है। तो उसको भी लिखने का तरीका कितना प्यारा सा है कि since cash flow from operations are negative and sales is continuously declining, there is a risk of impairment of PP and there is a risk that appropriate impairment might not be booked against the PP। क्लियर है भाई? पक्की बात है। या मैं सिर्फ ये लिख दिया था रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी, मैं लिख देता हूँ, मतलब यही वाली बात है। देखो आपको जोड़ना तो यहीं से ही है ना। अच्छा वैसे तुम लोगों के लिए मैंने काम ये किया है, ये जितने अभी कर लिया ना वो समरी यही जगह कर दिया मैंने, सही है? तो ये फैक्टर होगा, ये रिस्क होगा, ये फैक्टर होगा, ये रिस्क होगा, सही है? तो ये कर दिया है मैंने आगे, पर वहाँ तक पहुँचे ना पहले, कुछ ही रह गई ये चीज़ें, सही है? अच्छा डेप्रिसिएशन भी ओवर स्टेटेड हो जाता ना, बिल्कुल ऐसा ही है। जब पीपी ओवर स्टेटेड होता है तो डेप्रिसिएशन भी, लॉजिक ये होती है कि आप कहते हो मैं इसको ओवर द पीरियड यूज करके उसकी वैल्यू कम करूंगा, जो उसकी वैल्यू आज ही कम हो चुकी है, तो आप उसको गिरा दो ना। एजेड पे तो आपकी चीज़ सही दिखनी चाहिए ना, और जब एजेड पे सही नहीं दिख रही इसका मतलब ये है कि आपने अपने एसेट को क्या किया हुआ है, ओवर स्टेट किया हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। पहले बता दो मेरे बच्चों, आप और आप यहाँ तक अलाइंड हो, इम्पेयरमेंट की गेम समझ आती है? क्लियर है? यानी अब मोहतात रहना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में और पेपर में कुछ भी आ सकता है। अलाइन है यहाँ तक जी? ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट हो गया ना। अगर इम्पेयरमेंट नहीं बुक करूंगा तो मेरा एसेट क्या होगा? तो हमने तो उस बच्चे को पकड़ा इस बात पे कि भाईजान किधर घूम रहा है तू, ये कौन से नशे किए में, कौन सा ऑडिट चल रहा है कि तुम्हें रिस्क ही नहीं पता। तो आप जब उसको समझ ही नहीं, अब आप ज़रा फोकस होकर करिएगा जब भी ऑडिट करें कि किसी कंपनी के एफएस देखो, यानी हो सकता है कि आप पार्टनर इंटरव्यू में पूछ लिए, एफएफ अज्यूम करो, ईवाई अज्यूम करो, केपीएमजी अज्यूम करो, आपसे इंटरव्यू में पार्टनर पूछ रहा है इफ़ यू आर सीइंग दैट कैश फ्लोज आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट रिस्क डू यू परसीव? क्या रिस्क है? इम्पेयरमेंट। बिल्कुल बताओगे, उसको बोलेगा समझ है इसको। फिर वो बोलेगा अच्छा मुझे बताओ कि अगर एक कंपनी है वो इंपोर्ट करती है और इंपोर्ट करके चीज़ें बेचती है और एक्सचेंज रेट ऊपर चलेगा, क्या बिजनेस रिस्क है? महंगा पड़ेगा, उसका मार्जिन क्या होगा? इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट तो बाबू आपका मसला है, वो ऑडिट रिस्क है। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव इज सेपरेट, योर पर्सपेक्टिव इज क्लियर है भाई? बात समझ आती है? ओके सर, ये जो आपने चंपू को स्टेप्स बताए वो ऑडिट प्रोसीजर है। हाँ, जो चंपू को मैंने बताया कि ये देख लो, ये वेरीफाई कर लो, क्वांटिटी वेरीफाई कर लो, वो क्या है? ऑडिट प्रोसीजर, उसको वेरीफाई करने का तरीका। चंपू का मतलब मैं यहाँ बोल नहीं सकता, क्लास के बाद बताऊंगा। नहीं मतलब फिर भी यहाँ भी अभी नाजेबा बात हो जाएगी ना, तुम समझ जाओ, वो बंदा जिसको कुछ समझ। अच्छा सही है, किया है जानी ब्लॉकचेन का ऑडिट किया है। हाँ जी, पर्सनल लेवल को। अच्छा वलीद काशिफ कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन। जी जानी पूछो, एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो या एक क्वेश्चन करवाऊँ? दो अलग अलग बातें हैं, जल्दी से जानी, ताकि हम इम्पेयरमेंट की कहानी को पूछना चाहता हूँ। जी पूछें, कितना प्यार से बोल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी पूछें। हाँ जी अच्छा नबील कह रहे हैं सेल्स एक प्रोडक्ट की या सबकी? भाई अगर पूरा पीपी 5 प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है तो फिर जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो 5 के प्रोडक्ट की लोगे, ये तो भाई लॉजिकल बात है। क्लियर है? हाँ भाई पूछें भाई, वलीद भाई पूछें ताकि हम आगे चलें, प्लीज़ पूछें। यार वो एक काम करना जानी, कोई भी कोने में बैठा हो ना, बल्कि तू ही अली भाई होंगे ना नीचे, अली भाई को बोल के कार की चाबी लेना, बल्कि शायद को बोल दे, बोले सर कह रहे हैं कि वो जो ग्लासेस है ना वो दे दे,
सही है, जल्दी। हाँ आगे बताते हैं। अच्छा भाई पूछ ले यार, वलीद जानी आगे चले वरना या हम आगे चलते जब तक ये सवाल पूछ रहा है। सही है, पूछ लिया बल्कि सही है। वैल्यू इन यूज के साथ कनेक्टेड है ना डिक्लाइन इन सेल्स विच विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ पीपी और ओवर स्टेटमेंट पीपी का रिस्क होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कैश फ्लो की रिडक्शन, सेल की रिडक्शन अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट करेगी? वैल्यू इन। तो जब वैल्यू इन यूज कम होगी तो आपके आने वाले कैश फ्लोज भी कम होंगे, और अल्टीमेटली जब वैल्यू इन यूज आज के टर्म्स में कम होगी तो पीपी हो सकता है कि क्या हो। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हम यकीन से नहीं कह रहे, हमें शक है कि हो सकता है कि पीपी क्या हुआ हो, ओवर स्टेट, जो कि होना नहीं चाहिए। सर अगर सेल्स 5 साल की गिवन है और कभी डिक्लाइन हो कहीं इंक्रीज हो तो भी रिस्क होगा भाईजान। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम रिस्क निकाल रहे हैं आज के हालात वाक़यात के इंडिकेटर्स को देख के। अब इस हालात वाक़यात के इंडिकेटर्स के ऊपर फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाई जाएगी, जिसको आप FAR 1 में पेल के आए हो, क्योंकि आपको डेटा दिया हुआ होता था, आप बोलते थे टपाटप उसको ऐड करो माइनस करो, जो आंसर आएगा उसकी पीवी ले लो। बट क्या वो कैश फ्लो सही है? वो ऑडिट का पार्ट है, दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड। वो हवाओं में नहीं होता, वो समझो कि वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर वो रीजनेबल नहीं है, यही आपका इशू है। नहीं तो फिर हम कहते हैं ना कि अगर कैश फ्लो कम हो रहा होता, सवाल बड़ा अच्छा है इनका कि सर मेरी सेल्स इंक्रीज हुए जा रही है और मेरा जो कैश फ्लो है, ये ऑनलाइन हो तो मैं सुनना, बड़ा अच्छा सवाल पूछा इसने। अगर मेरी सेल्स इंक्रीज हुए जा रही है और मेरा कैश फ्लो नेगेटिव है, इसका मतलब है जब भी मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ, तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूँ फिर से, हाँ तो और स्लो हो जाते हैं। इन्होंने कहा सेल्स इंक्रीज हो रही है और कैश फ्लो कम होते जा रहे हैं, यानी नेगेटिव होते जा रहे हैं। इसका मतलब है मैं फिक्टिशियस सेल बुक कर रहा हूँ और जब मैं कैश फ्लो बना रहा होता हूँ तो इंक्रीज इन रिसीवेबल को माइनस कर देता हूँ। क्या था? इंक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब क्या है कि सेल हो गई और पैसा, तो यू कीप ऑन बुकिंग सेल्स एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग एनीथिंग। तो इसका मतलब भी तो ये है ना कि रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स है, क्योंकि आप सेल बुक किए जा रहे हो जिससे हासिल वसूल कुछ, और इससे दूसरा रिस्क भी आता है आपका रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। ऐसा है? अरे ये तो तू सही वाला ले आया, बस सही है, सही है, रख अपने पास रख, अपने पास रख, कम बैठते हैं रख। ये तो अलग ही फ्लाइट ले, तो सही वाला ले आया ये इधर। नहीं वो समझ गया होगा ना, वो समझा होगा कबीर क्या है वो वाला। बैठे बैठे, क्या है हम कल ले आएंगे इधर। सर अगर सेल्स में सर मतलब पैसा आ नहीं रहा और सेल हुए जा रही है, कैश फ्लो में यही लग रहा है ना कि सेल हुए जा रही है और पैसा, तभी तो आपकी सेल अच्छे ट्रेंड के ऊपर है और प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, बट प्रॉफिट कैश में तब्दील, ये भी एक रिस्क क्रिएट कर रहा है। आप तो अपनी जगह सही सोच रहे हो ना, अनलेस मैनेजमेंट बताए कि ये वजह है पैसे ना आने की। अच्छा बोलेंगे नहीं आने की पैसे की वजह ये, आप ज़रा आ जाएं, आप वहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस बुक करें। आप सेल से निकल गए, आप कहाँ पहुँच गए? कनेक्टेड है ना चीज़ें सारी जी। सर अगर ये सेल हाँ यार, हमारे पास रिसीवेबल ज़्यादा आ रहा है और कैश फ्लो हमारे पास कम आ रहा है, नेगेटिव में या फिर कम आ रहा है, तो दो चीज़ें हो गई ना, लिक्विडिटी का इशू बनेगा। तो ये बिजनेस रिस्क है या फिर ऑडिट रिस्क है? बिजनेस रिस्क। लिक्विडिटी इशू तो कौन सा रिस्क है? अब उससे ऑडिट रिस्क क्या बनेगा वो अगला है जी। सर इक्विटी की मतलब मिसाल के तौर पर डेफिनेशंस वेरी करते हैं, तो ऑडिटर्स रिस्क कैसे फिर आइडेंटिफाई? इक्विटी क्या करें? डेफिनेशंस वेरी करते हैं मतलब इक्विटी की डेफिनेशन नहीं मतलब उसका मतलब उसमें मतलब बहुत से टाइप्स होते हैं ना उसके, जैसे कि मतलब उसमें बहुत सी चीजें आती हैं ना, जैसे कि मतलब जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीजें आती हैं इक्विटी में कंपेयर टू। आप अलग ही गोले में चले गए ना, आपसे रेलेवेंट ही नहीं है। इक्विटी का मतलब क्या है पहले ये बताओ? रेजिडुअल इंटरेस्ट कहलाता है इक्विटी। इस सब्जेक्ट में अभी क्या रेलेवेंस है? नहीं है। कहाँ से, क्यों है? कोई कुछ बात सुन के समझ आ रही है कि क्या रिस्क है? नहीं है। सवाल मैं एंटरटेन करूंगा पर वो जो रेलेवेंट हो जानी, सही है। ऐसे ही नहीं कि हवा में कोई भी सवाल उठ के फेंक दिया तो जवाब दे दे, इसका रेलेवेंट होगा, अप्रिशिएट करेंगे, पूछेंगे, पूछना मना नहीं है। रेलेवेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जो पूछना है पूछो, ऑडिट में जो पूछना है पूछो। म्यूचुअल फंड वगैरह इनको बताऊंगा ये पागल हो जाएंगे, और इवन तुम्हें भी सिर्फ नाम पता है, आगे की कहानी तो अलग है। तो हम उस दिशा में जाते ही नहीं है जहाँ पे हमें कुछ हासिल ना हो, सही है। अच्छा सर, जहाँ ओवर स्टेटमेंट और रिसीवेबल होगा वहाँ अंडर स्टेटमेंट और बैड डेट एक्सपेंस मस्ट होगा जी, अल्लाह की कसम।
हमने ये बात 10 बार सीखी हुई है कि जहाँ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल होगा वहाँ अंडर स्टेटमेंट ऑफ, पर वो तब जब उससे मैटर रिलेट करता हो बैड डेट से। फिक्टिशियस सेल्स होगा तो फिर बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क नहीं होगा, वो तो रिसीवेबल ही नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग बातें हैं, क्लियर है सर? अगर कैश फ्लो की कैलकुलेशन ही गलत की हो मैनेजमेंट ने, कैश फ्लो कौन से, फ्यूचर वाले या आज वाले, यानी मलिक अहमद भाई फ्यूचर वाले या आज वाले? आज वाले। तो ऐसा हो नहीं सकता ना, हम चेक नहीं कर रहे, हमने तो पहले कैश फ्लो को सही किया और फिर उससे रिस्क निकाला। ऐसा ही है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन पे रिस्क निकालना भी तो गलत है ना। तो इंफॉर्मेशन हैज टू बी राइट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिस्क। क्लियर है भाई? सारे मसले हल हो गए, आगे चलें, इम्पेयरमेंट की कहानी क्लोज करें। पक्का इसको वेरीफाई करने का हल्का फुल्का तरीका सिखा दिया, आगे जाके तो पूरा चैप्टर ही है कि प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर फ्यूचर कैश फ्लो एस्टीमेट अनरीजनेबल हो, अबे तो छोटी चरस, यही तो बता रहा हूँ सुबह से कि फ्यूचर एस्टीमेट गलत हो तो क्या उसको ऑडिट किया या अल्लाह वास्ते छोड़ दिया है? कैसे किया था ऑडिट? सेल्स देखी, क्वांटिटी देखी, ऑप्टिमम कैपेसिटी देखी। अबे तो सुबह से क्या बकवास कर रहा हूँ? देखो सवाल पूछा मैंने, प्यार से जवाब दिया, उसका मासूमाना सवाल था। फिर उसने जब ये वाला पूछा ना कि आगे गलत हो, तो सुबह से क्या बकवास कर रहा था मैं कि भाई ये कहानी सुना रहा हूँ कि मैंने ये बोला, उसको ये बोला, वो गया, फिर बोल आगे वाले कैश फ्लो खराब हो। तो क्या आंखें बंद करके क्या वही ट्रिक कर दूंगा? वो जो मैं चश्मा मंगवाया था ना, वो था ही है, तुम लोगों को जो बोलेगा उसको वो पहना दूंगा। एक बच्चे ने मुझे वो गिफ्ट किया चश्मा, जिसपे चश्मा पहने तो आंखों पे यूं हाथ रखा हुआ है। जो वो ट्रिक की थी ना कि कोई आपके साथ क्या कर ले, ट्रिक कर ले, बताओ कौन? तो वही पहनाना पड़ेगा। अजीब। अबे सुबह से ये सिखा रहा हूँ कि भाई उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, फिर बोल आगे वाले कैश फ्लो गलत हो। अबे वही तो रिस्क है कि कैश फ्लो गलत होंगे तो होने नहीं चाहिए, पर तो वहां तक तो पहुंचोगे तब जब इम्पेयरमेंट का रिस्क होगा तो सवाल पैदा होगा। हमारे वाले भाई ने तो उसको सवाल ही नहीं किया था कि आप कैश फ्लो बना के, तो जब सवाल ही नहीं किया था तो मैनेजमेंट ने कैश फ्लो बनाए भी, वो तो बोले तो जानने थे हमारे बाप का क्या जा रहा है ना? तो क्या एसेट्स ओवर स्टेटेड थे जबकि होने नहीं चाहिए? हो सकता है सेल क्रेडिट पर हो रही हो इसलिए कैश फ्लो में नहीं आ रहे हूँ। अबे तो भाई सेल क्रेडिट पे हो रही है तो सालों साल हो रही है, क्या रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिखेगा ना? आपको डेज भी बढ़ते हुए दिखे तो क्या मैंने एक एक्सपेक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिखाया है? सारे सिखा रहा हूँ। यहां से बचेगा वहां से आ जाएगा, यहां से बचेगा यहां से आ जाएगा, ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको ये हुनर सिखाना है कि कहीं से भी भाग नहीं सकता क्लाइंट। चलो इसी बात पे तुम्हें मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ प्यारी सी। जब तुम बोलते हो ना तो मेरे को फिर वो अफसोस होता है कि यार, तरस, अफसोस तो नहीं, तरस आता है कि चलो बच्चों को और थोड़ा सा बता देते हैं। रेडी हो तो सुनाओ एक और कहानी इसी एग्जाम्पल के ऊपर, पीपी से रिलेटेड। अभी मैंने आपको ये बताया ना कि कल मैंने एग्जाम्पल दी थी 4G 5G की, और फिर मैंने कहा था यूफोन और टेलीनॉर मर्ज होने लगे, तो दोनों की लाइफ क्या होनी चाहिए? आपस में अलाइन होनी चाहिए, सेम टेक्नोलॉजी की। तो मैंने कहा था ऐसे नहीं चेंज कर सकते तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा। फिर कल जब टेलीनॉर की मैनेजमेंट ने मुझसे कॉल की ना, क्योंकि मैं पेरेंट का ऑडिटर हूँ, मैं किसका ऑडिटर हूँ? तो सारी सब्सिडीज आके वहाँ पे क्लब होंगी, कंसोलिडेटेड एफएस जिसको कहते हैं, सही है? तो उनको भी पता है, हमारी पेरेंट की मैनेजमेंट ने उनको कहा इससे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। उन्होंने मुझे कल कॉल पे लिया, हमारी कोई 1.5 घंटे की कॉल हुई। अच्छा, मेरा सवाल पूछने का तरीका बड़ा यूनिक होता है ना, वो समझ के हंस रहा था वो मैनेजमेंट का बंदा ना, जो पेरेंट का बंदा है। मैंने क्लाइंट से ये पूछा, मुझे कहा क्लाइंट मुझे ये बताओ कि आप आपस में जो भी लाइफ अलाइन करोगे तो आपके कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो मर्ज होने के बाद ज़ाया हो जाएंगे। लेट्स से एक खंबा आपका भी, एक खंबा उसका भी है, तो सेम जगह पे दोनों टावर रखने का फायदा ही नहीं है। अच्छा, वो ग्रुप का बंदा, अच्छा पहले तो ऑनलाइन वालों कहानी समझ आ रही है? स्लोली बोल रहा हूँ, कहानी समझ आ रही है ना? कि मैंने कहा जब दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी तो एक ही जगह पे अगर दोनों के नेटवर्क लगे हुए तो ज़िया है ना, क्या फ़ायदा? वो भी उसी एरिया को कवर कर रहा है, वो भी उसी एरिया को कवर कर रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो अच्छा, जब मैंने ये अल्फाज बोला ना, वो ग्रुप का बंदा हंस गया, उसने बोला ये तो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था ना सवाल कैसे पूछता हूँ, वो तो साला अभी होशियार हो गया है, उसको समझ आती है बात। मैंने कहा तो आपको नहीं लगता कि कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो आपको बिला वजह आपकी कॉस्ट सेविंग करनी चाहिए आपको, कि कुछ हट जाएंगे? बोला हाँ, हम कॉस्ट सेविंग करेंगे ना, कुछ रिडंडेंट हो जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच, इम्पेयरमेंट निकाल। भाई जब तेरे को आज पता है कि तेरे कुछ टावर्स ऐसे लगे हुए हैं जिसकी रिकवरेबल वैल्यू 0 है, यूज, तो वो तो से बिकेंगे,
वो कह रहा है यार, अब मैं नाम नहीं ले सकता क्या बंदा, वो तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाले बात है, तो वो कह रहा है ग्रुप का बंदा, भाई यार भाई क्या बोल रहा है यार, इसके सामने नहीं बोल। मैंने कहा 1 मिनट यार, 1 मिनट रुको। अब पेरेंट वाले का नाम बताता हूँ, मुदस्सर दोस्त है हमारा। तो खैर अब मैंने उसको बोला कि भाई देखें ये है। बोला नहीं देखें अभी तो हमें पता ही नहीं ना कौन सा टावर बंद करना है उसको या उसको। तो मैंने कहा ये तो वो चीज़ हो गई कि तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, मैं तो रिपोर्ट ही नहीं दूंगा। भाई इतने सारे एसेट लगे हुए बैलेंस शीट में आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कौन सा रखना है कौन सा। ये तो लिमिटेशन है, इसको हम कहते हैं ऑडिट में स्कोप लिमिटेशन। क्या कहते हैं? मेरा स्कोप था ऑडिट करना, मैं ऑडिट ही नहीं कर पा रहा। तो उसने बोला आकाश भाई अब क्या करें? मैंने कहा ईयर एंड आने में अभी 9 महीने बाकी हैं, 9 महीने में ये एक्सरसाइज करो। नहीं किया तो फिर इसकी रिपोर्केशंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर उसने मुझे कॉल की, ग्रुप के बंदे ने बोला यार तू इंसान का बच्चा बन यार, तूने क्या से कहाँ निकाल दिया उसको। अब हम भी गए, वो भी गए, वो भी उसने तेरे सामने बोल दिया। मैंने कहा बोला नहीं, बुलवाया गया है। सवाल पूछने की टेक्निक थी ना। अब मैं उसको यूँ बोलता कि यार मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे कोई एसेट्स इम्पेयर्ड तो नहीं है, वो तो बोलता नहीं है। सवाल की डायरेक्शन देखो क्या थी, ये होता है आपका एक्सपीरियंस। मैंने उसको बोला आपको पता है ना कि कुछ तो आपको तो कॉस्ट सेविंग कितनी होगी, कितने अच्छे कैश फ्लोज आएंगे। उसने बोला हाँ हम तो इतनी सारी साइडें बंद कर देंगे जो कॉमन होंगी। मैंने कहा अब तो तू आ जा बेटा, तू आ गया, तूने खुद कबूल लिया। अब क्या वो अपनी बात से पीछे हट सकता है? मुझे पता तो लग गया। अब गया, अब 2 मसले हो गए, एक तो लाइफ का और एक इम्पेयरमेंट का। फिर कहानी शुरू हो गई। तो हर बार मुझे बोलता है कि यार तू अब बता दे कि वो बोल रहा है डिस्पोज नहीं होंगे, तो डिस्पोज तो होंगे, पर क्या आज अगर उसकी यूँ समझते हैं, यूँ तो मैं अच्छे से समझाता था कि तो मैंने गेम ही समझ आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक लाइफ एसेट की 10 साल है, क्या वो 10 साल चलेगा या उसमें एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन आएगा? एक्सेलरेटेड क्यों आएगा? 2 साल में बिकेगा तो डेप्रिसिएशन का चार्ज, ये बात है। उसने इसको रखा हुआ है अभी 10 साल हो गए, फेयर वैल्यू पे तो है ही नहीं ना। ये किसने कह दिया? पीपी अगर फेयर वैल्यू पे होता तो इम्पेयरमेंट नहीं आती। एक मिनट नहीं, किसने कह दिया? पीपी रीवैल्यूएशन पे होता तो इम्पेयरमेंट आती है। यस, वो तुम आईपी की बात कर रहे हो, तो उस तक तो गए नहीं ना। हम तो कह रहे हैं भी कॉस्ट पे। ये कहना कि फेयर वैल्यू तो इम्पेयरमेंट नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम तो यही कह रहे हैं ना, रखो ही किस पे? फेयर वैल्यू पे। पर यहाँ पे हैं किस पे? कॉस्ट पे। क्लियर है? अब इतने जंग आलूद टावर होते हैं, तुम क्या समझते हो उसकी क्या वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी? नहीं होगी ना। मुझे पहले ही पता था, वो तो मैं रिसर्च करके बैठा था। उसने बोला यार उसको मीटिंग में बुलाते हैं। तो मैंने जब उसको भेजा ना ये चीज़ें कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो इन रिक्वायरमेंट में खो गया। उसमें मैं जवाब में ये मैंने सवाल पूछ लिया, तो वो उसके जहन में गुमान भी नहीं था कि वो क्या बोल गया है। अब फंस गया। अब यही तो, अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी करनी होती है, हाँ या नहीं? तो इसको हम ऑडिट की ज़बान में कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या कहते हैं? एक एक करके ऐड कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है वो काम जो तुम करोगे रिस्क असेस करने के लिए। वो काम जो तुम करोगे क्या करने के लिए? आगे पूरी थ्योरी है, मैं कसम खाता हूँ, मैं बुक खोलूंगा तुम टकाटक ऐड करते रहोगे, बोलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या अल्फाज यूज़ किया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यानी मैं रिस्क असेस करने के लिए जो काम करूंगा उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिस्क असेसमेंट। यहां तक लाइन है? आगे सुनो। जब मैं कह रहा हूं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है तो उसमें क्या आता है? क्या कर सकते हो रिस्क असेस करने के लिए? इंक्वायरी। बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, पर क्या इंक्वायरी करोगे वो तो मैं सिखा रहा हूं। क्लियर है? अच्छा एक और चीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एक और चीज आती है। क्या हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? अलीना ने बता दिया, हाँ। तो क्या इंस्पेक्ट करना भी एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है? पक्की बात है। अच्छा, क्या मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता हूं? यह भी एक रिस्क असेसमेंट। अच्छा, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, ऑब्जर्व ऑपरेशंस को कि क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में, तो क्या ऑब्जर्वेशन से भी रिस्क नजर आता है? तो ये सारे के सारे क्या है? रिस्क असेसमेंट। तो अगर आपसे बुक रीड करते हैं पहली क्लास में आ जाओ भाई, तो तुम बोलते पता नहीं क्या कह रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं। अब कहानी में समझ आ रहा है ना इंक्वायर क्या कर रहा हूं।
तो समझ आया कि इंक्वायरी ये है, ये करनी है। तो आज के बाद मैं बोलूँ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या आता है, आप बोलेंगे इंक्वायरी, इंस्पेक्शन ऑफ व्हाट, बोर्ड मिनट्स, तीसरा ऑब्जर्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। कितनी चीजें हो गई? वापस से मैं आपसे पूछूं, अभी बता रहा हूं, मैंने क्या कहा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कितनी चीजें आ रही हैं। कोई आपको बोले रिस्क असेस करने के लिए क्या करोगे, बोलोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट। अब मैं बहुत एक गहरी लाइन ड्रॉ करूंगा बीच में सिर्फ तुम लोगों के लिए। मैंने कहा रिस्क असेस करने के लिए क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होंगे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ यही किया है ना आज तक, पर कहानियों में किया है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। पर अब मैं देखो अपने सवाल को कैसे ट्विस्ट करूंगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो ये होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं एनालिसिस। पर ये सारी चीजें करूंगा क्यों? ताकि मैं एंटिटी को समझ पाऊं, एनवायरनमेंट को समझ पाऊं और उसके लॉज एंड रेगुलेशन को समझ पाऊं। क्लियर है? तो ये पूरी चेन बन गई। कोई आपसे पूछे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते क्यों हो, तो आप बोलोगे रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होता है? जब मैं समझूंगा एंटिटी को, एनवायरनमेंट को और लॉज एंड रेगुलेशन को। तो कोई आपसे पूछे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो ना, ओवर दीज थिंग्स करते हो ताकि आपको रिस्क मिल जाए। पूरा साइकिल समझ आ गया? अब ये पहले दिन में बुक खोल के बैठा तो तुम भाग जाते कि भाई ये क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। पर अब हमने अप्लाई कर लिया, अब हम उसको समझ रहे हैं कि भाई ये लिखा हुआ बुक में, अलाइन है यहाँ तक। पक्की बात है, बुक खोलेंगे भी आज या अगली क्लास में, कोशिश है आज। जी फिर से रिपीट करता हूँ। कोई आपको बोले आप रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हो, तो आप बोलोगे रिस्क असेसमेंट। पर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किस चीज पे परफॉर्म करते हैं? यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। देखो फिर से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो क्या है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। पर ये जो इंक्वायरी कर रहे होते हो वो क्यों कर रहे होते हो? ताकि इदारे की अंडरस्टैंडिंग आए, ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग आए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आए। मेरे एग्जांपल में था कि मैंने उसको कहा ना बिजनेस बता भाई कैसे करेगा आगे, तो क्या उससे मुझे रिस्क मिल गया? तो कोई आपसे पूछे कि आप अपने बिजनेस को समझते कैसे हो, तो आप बोलोगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूं, पता लग जाएगा। तो ये सिखाना चाह रहा हूं कि बुक में तो बड़ा मतलब जेनरिक लिखा हुआ है। ये आईकेप की बुक की बात कर रहा हूं मैं, आइजाज में ये लिखा हुआ है, उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो मैं अप्लाई करवा रहा हूं। क्लियर है? फिर से कोई आपको बोले कि भाई आपको अगर एंटिटी को समझना है, सारे बच्चों एक साथ बताना, अगर आपको एंटिटी को समझना है, उसके ऑपरेशंस को समझना है, उसके ओनर्स कौन है, क्या उसमें डेट है या नहीं है, इक्विटी फाइनेंस है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझनी है, तो आप क्या करेंगे? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये सारी चीजें आपको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग देंगी। और ऑब्जर्व करके क्या एनवायरनमेंट का पता लग सकता है? अच्छा, इंस्पेक्ट करके, रीड करके लॉज एंड रेगुलेशन पता लग सकते हैं? तो यही तो कर रहे थे। पर क्या मैंने इसको इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे रोक दिया था या पहले इसको प्रैक्टिकली समझाया? अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं यहां से कि भाई ये बुक में लिखा हुआ है, रीड करोगे तो समझ आएगा। अलाइन है भाई? जी। ऑब्जर्वेशन प्रोसेसेस की भी होती है। एग्जाम्पल एक हाथ के हाथ बना लेते हैं। आप, मैं अज्यूम करो कि आप खाड़ी का ऑडिट कर रहे हो, सही है, या आइडियाज़ का, जो भी है, आउटफिटर्स का आप ऑडिट कर रहे हो। आप गए सैटरडे को शॉपिंग करने, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ऑडिटर वाला दिमाग है मेरा, वो तो चलिए उसी डायरेक्शन में रहा होता है। अच्छा, मैंने कहा यार, वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार कैशियर भाई, ये जो आपका कैश है ये आप सैटरडे को बैंक कैसे भिजवाते हो? बोला नहीं भाई, सैटरडे को तो यहीं पड़ा होता है। मैंने कहा अगर तुम्हारी मिलियन रुपीज़ की सेल होती है तो कैश यहीं पड़ा होता है? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा ये तो मतलब ये तो कोई रिस्क नज़र आ रहा है मुझे, रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है क्या हो जाए। तो अगर किसी क्लाइंट पे आपको ये देखे कि अननेसेसरी कैश रखा हुआ होता है, तो क्या बैलेंस शीट में वो कैश आ रहा होगा? यस। हो सकता है कि असल में, यानी मेरी बुक्स में आ रहा है,
पर मौजूद नहीं है, तो क्या उसको राइट ऑफ हो जाना चाहिए? याद है ना? तो क्या मैं ऐसे ही कह रहा हूं या ये रिस्क है? हर एंटिटी में होगा या जहां 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 ये हालात वाकयात होंगे? इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। क्या कहते हैं? कैश का चोरी होना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी कैश चोरी हो सकता है। अलाइन है भाई यहां तक? पक्की बात है। तो देखो डिपेंड करता है ऑपरेशंस पे। तो ये मैंने क्या किया जानी जल्दी बताओ, ऑब्जर्व किया ना? तो क्या ऑब्जर्वेशन से भी प्रोसेसेस की समझ आती है? अच्छा, अयान कह रहे हैं मॉल में कैश चोरी कैसे होगा? ओह, तो वहां पे जो वर्कर बैठे हुए हैं वो शार्ट नहीं कर सकते अगर टाइमली डिपॉजिट ना हो। हाँ जी, मुखबरी हो सकती है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, हम यकीन से कह रहे हैं या हमें शक है? अच्छा, इसकी तो बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर AITD में यहाँ पे कैश जमा होता था पहले बहुत ज़्यादा, इधर यहाँ पे, सही है, तो हुआ ये कि भाई अब जिस बंदे ने ये हिसाब किताब बनाया था, जो हमारा पहले हमने वो मैनेजर को किया हुआ, डायरेक्टर रखते हैं मैनेज करने के लिए, फिर मैनेजमेंट बनती है, तो मैनेजमेंट में जो बंदा बैठाया हुआ था तो उसने जो कैश रखता था वो लकड़ी के ड्रॉर में रखता था, यानी उसको मैं यूँ खींचूँ तो बाहर आ जाए। तो हमने बोला कितना प्यारा उन्होंने रखा हुआ है यार, एकदम मतलब सिक्योर। हाँ, कितना सिक्योर है, कोई भी आते जाते हाथ मार के पैसे ले जाए। तो ये कह रहा राइट ऑफ क्यों करना है सर? अभी बता रहा हूँ ना भाई। अच्छा, अब हमें वो अकाउंटेंट बता रही है हमें कि भाई आपकी रिसीट्स इतनी आ चुकी हैं। मैं और सर अहमद देख रहे हैं, वो सर रिसीट आ चुकी है, शीशा हो जा सोसाइटी पे, साथ चल के पीते हैं। हम पहुँच गए सोसाइटी, कल सुबह आए, हमने कैश काउंट किया, हमने भाई हम तो शीशा पी गए, हम तो पार्टी कर रहे थे कि पैसे पौधे में कहाँ गए पैसे? उसने बोला शार्ट हो गए। क्यों शार्ट हो गए? टाइमली बैंक में नहीं जमा कराए, ऐसे ही पड़े हुए थे। तो कोई भी लेके जा सकता है। उस वक्त तो कैमरे भी नहीं थे, अब देखो कैमरे लगे हुए पीछे, देखो ये रहा लगा हुआ है ना। ये क्या है? कंट्रोल लग गया ना अभी। तो अब मुझे बताओ, ये हमने क्या किए? हमने कंट्रोल्स लगाए, इक़्तिदामात किए कि अब चोरी ना हो सके। तो क्या रिस्क नहीं था? अब आप देखिए, हमने अच्छा खासा हिसाब किताब ऑनलाइन कर दिया है, पैसा सीधा कहाँ भेजो? पैसा सुरक्षित, हम सुरक्षित, ऐसा ही है। बात क्लियर है? तो पहले मुझे बताओ, क्या जब भी ऐसा होता है तो क्या कैश के चोरी होने का रिस्क है? आई एम नॉट सेइंग कि हुआ होगा, आई एम सेइंग कि रिस्क है, और ये रिस्क हमेशा होगा जहां पे ऐसी चीजें होती हैं। नहीं तो वो तो फिर आगे सीखते ना, पर इनहेरेंट रिस्क तो है ना। इनहेरेंट मतलब एम्बेडेड, देख के तो लगता होगा, तो मैनेजमेंट बताएगी कि है या नहीं है। यस, कैश फ्लो में जो डिफॉल्केशन ऑफ कैश पड़ा था वो यही होता है कि कैश आपके पास, आप कह रहे हो कि 1 मिलियन का पड़ा हुआ, जबकि काउंट किया तो 7 लाख का निकला। कितना लॉस हो गया और समझ ही नहीं आ रहा कहाँ गया पैसा, तो वो चोरी हो गया, तो वो एक्सपेंस हो गया। क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ज़ाया होना एज एन एक्सपेंस एज पर द डेफिनेशन एज वेल। हमने भी एक्सपेंस बुक कर लिया। क्लियर है भाई? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, बात समझ आती है? यानी सबके सब, मतलब सबके सबसे पूछ रहा हूँ सर। ऐसे तो बहुत सारे रिस्क है, हम खुद आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं तो आपके व्याप पे कोई आके करेगा। आप पेपर में लिख रहे होगे, कंधे पे आपके हाथ रखेगा, बोले बेटा उठ, मैं तू मेरे पास बैठी है, मैं तेरे लिए लिखता हूँ। मैंने बहुत अच्छे अल्फाज यूज़ किए हैं। हमजा भाई क्या बात हो गई है? बोले सर इतने सारे रिस्क हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ काम खुद करने होते हैं। हाँ भाई, वरना तो आप किसी को भी बुला लो कोई काम करने के लिए, सही है ना? तो कुछ काम है आपको ज़िंदगी में खुद करने होंगे भाई। उस दिन भी तुम बोलोगे यार मैं तो नहीं कर सकता, पेपर में बैठा हूँ, पेपर नहीं हो रहा मुझसे, ये कैसी बात हो गई? सर नहीं, लेकिन ऐसी सोच कैसे आएगी? कौन देगा ये सोच भाई? सही है ना? सोच आ रही है ना? अब तक भी क्या इस लायक थे कि तुम पास पेपर कर पाते थे? हो गया ना? बिल्कुल सही हो गया। तो मैं बैठा हूँ तो क्यों टेंशन ले रहे हो? कहानियां ऐसे दिमाग में घूम रही होंगी पेपर में, अच्छा यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ से मिलती जुलती है। मैं अगर बाय बुक चल रहा होता तो ये किसी का बाप भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता था, पर हम बाय बुक चल रहे हैं, बाय प्रैक्टिकल नॉलेज चल रहे हैं। दैट्स इट। तो आपको सोचने का सलीका दे रही है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्लियर है भाई? संजय, ये रिस्क तो हर केस में होना चाहिए ना, क्योंकि चोरी तो कहीं भी हो सकती है। नहीं, अगर मेरा बैंक में सीधा पैसे जा रहा है तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, बिल्कुल चोरी होना। मिस एप्रोप्रिएट मतलब उसको आगे पीछे कर दिया और पता नहीं चला।
सर इस तरह इन्वेंट्री की भी चोरी होने का रिस्क है ना। हाँ, अगर इजीली कैरी होने वाली इन्वेंट्री और वहाँ पे कंट्रोल्स, तो उसकी भी चोरी का रिस्क है। देखो खुद पहुँचे ना वहाँ तक, सही बोल रहे हो, मना तो नहीं कर रहा। कंट्रोल्स हैज़ टू बी देयर। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आउटलेट है, जहाँ पे आउटलेट है वहाँ पे रोज़ के रोज़ काउंटिंग नहीं होती कैश की, तो क्या फिर चोरी होने का रिस्क है? बिल्कुल है। अच्छा, रोज़ के रोज़ इन्वेंट्री काउंट नहीं होता, जब माल बिक जाता आता है तो भी रिस्क है। तो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आगे तो दुनिया बाकी है, अभी तो मैं तुम्हें एक एक करके रिस्क की दुनिया में एंटर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ ना। अगेन वही बात है, मैं डेफिनेशन से शुरू करता, आपको ऑडिट का असल मतलब समझ नहीं आता। अभी तो हम टारगेट कर रहे हैं कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, गलती कहाँ हो सकती है। क्लियर है? चलें। अच्छा भाई, सर इस तरह इन्वेंट्री भी चोरी होने का रिस्क है, वो भी आइडेंटिफाई करना है। जी बेटा, बिल्कुल ऐसा है। अभी हमने कहा कि इन्वेंट्री चोरी होने का रिस्क है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तक अलाइंड है? अच्छा, अब एक साथ सारे बच्चे, आप सब, मैं एक साथ बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? कोई शक व शुबा बचा? नहीं बचा सर। ओके, आगे। अब हम चलते हैं अगले केस के ऊपर। गोइंग कंसर्न, ऑल्दो अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस, बट लेट मी एक्सप्लेन इन माय वे। सुनते हैं। अच्छा, कोई सवाल भी नहीं है ना भाई इससे पहले वाली एग्जाम्पल पे? सारे क्वेश्चन मार्क टिक हो चुके हैं, सही है? आगे सुने, चलें। 2 मिनट लिख दूं? ये लो भाई, ये लो, ये रहा, लिख लें, लिख लें, वो लिख लें जल्दी से। वैसे मैं देख रहा था कि जो हमारी टी कवल है वो कितनी एक्टिव है। जवाब पे जवाब, टकाटक, सवाल आया जवाब फेंका, सवाल आया जवाब फेंका। वो तो बोलती भी है भाई। अच्छा, उसने काउंट भी किया बेचारी ने कि आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स 178 ने रिस्पॉन्ड किया है। पूरा लॉग मेंटेन कर रही है वो। बोलिए सर यार ये देखें ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा आप बोल सकते हो ना, इम्पोज नहीं कर सकते। इम्पोज तो ये तब होगा इन पे जब ये अगली बार आएंगे। हाँ, तो फिर उसको सॉल्व करना चाहिए ना। ऐसा है ना, तो सॉल्व करना चाहिए। सर अगर सेल्स क्रेडिट पर हो रही हो तो कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है, फिर रिस्क नहीं होगा। ओ भाई, कैश अगर देखो, फिर क्रेडिट पे सेल करना मना तो नहीं है ना, तभी तो पैसा आएगा ना। मतलब पैसे की रियलाइजेशन ना आना, इट्स क्रिएट अ रिस्क। वो बोलने से अगर क्रेडिट पे सेल करता हूं तो कैश फ्लो नेगेटिव होगा, भाई क्यों होगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पोर्टल के लिए इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आपको बोले भाई इंस्टॉलमेंट हो गई, बस भूल जाओ, या रिकवरी होगी, 1 महीने बाद पोर्टल क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, खुद ही रिकवरी आएगी। तो हमें अपने ऑपरेशंस को चलाना है, वरना ये एलसीडी, ये कैमरा, ये लाइट, हम सब इंपेयर हो जाएंगे। रिकवरेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो जो हम होने नहीं देंगे। तो रिकवरी मेंट टू बी डिफरेंट, सेल्स इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर है भाई? कौन सी अकाउंटिंग सीख के आओ भाई? सर अगर रिसीवेबल बढ़ जाएंगे तो हमें रेट भी बढ़ाना है प्रोविजन का, या फिर अगर उसी रेट पे करेंगे तो? मैंने वही कहा ना, देखो फिर 2 रिस्क अलग निकल गया ना। अगर रिसीवेबल का वो बोल रहा है तुम्हें कि रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बोलोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अलग रिस्क है। सर उसी रेट पे कर देंगे। रेट का क्या मतलब है तुम्हारा? प्रोविजन होगा ना 5%। वो मैं तुम्हें अभी आगे ECL सिखाऊंगा ना, तुम्हें तब समझ आ जाएगा ये 5% धोखा था। FAR2 में सीखेंगे 5% धोखा था, ऐसे प्रोविजनिंग नहीं होती है। वो बेसिक लेवल तक सही है, सही है। अभी आगे गेम सीखेंगे, बड़ी अलग है। चलें, कैश फ्लो NPO, ओके जी सही है, मुझसे पढ़ा था। तो बंगी फिर भी ये सवाल है, फिर भी ये सवाल है। इंटरप्रिटेशन तो अल्लाह की कसम मैं वहाँ भी सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि देखो बेचा, बेचते वक्त पैसे नहीं आए तो सेल होना अलग बात है, पैसा आना तो वो तो मैं चलाता ही ऐसे हूँ। चलें जी, ओके आगे। ये हो गया वो कॉपी। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं अगले केस के ऊपर, दैट इज गोइंग कंसर्न। अच्छा, गोइंग कंसर्न का पहले एक बेसिक मतलब समझते हैं। कंसर्न का मतलब होता है इदारा। कंसर्न का मतलब होता है, ये वो वाला कंसर्न नहीं है परेशानी वाला। ये कंसर्न परेशानी वाला नहीं है। कंसर्न एक चीज को बोल रही है। कंसर्न एक जगह, एक इदारा। गोइंग का मतलब है चलता रहेगा। गोइंग का मतलब है चलता रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं। अब गोइंग कंसर्न को मैंने ये बताना है, प्लीज सुनना। FAR2 किससे पढ़े? आपसे सर से भाई, जिससे आपको मजा आए, जिसको आपको समझ आ जाए उससे पढ़ें। दोनों से पढ़ना है, दोनों टॉपिक ले रहे हैं, दोनों अवेलेबल हैं। दोनों से पूरा पढ़ना है, वो भी अब तक आपके पास ऑप्शन है।
यार मैं तो ये कहूँगा कि मेरे तो 5 ही हुकुम के इक्के हैं, लीजेस, IFRS 9, कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स 15, 5 रेवेन्यू वाला। तो ये क्योंकि मेरा रोज़ का काम ही यही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो हर किसी का अपना स्टाइल है ना, तो डिपेंड्स कि आपको क्या सूट करता है, तो आप देख लें वो है। चलें इधर, अच्छा खैर आगे प्लीज़ सुनना, प्लीज़ फोकस इधर जानिए इधर। अच्छा गोइंग कंसर्न मैंने कहा कि एक चलता हुआ इदारा। तो आज के बाद मैं जब आपसे पूछूंगा कि यार एक कंपनी गोइंग कंसर्न है, जब मैं कह रहा हूं तो आप बोलेंगे चलता हुआ इदारा, गोइंग कंसर्न का मतलब ये है। एग्रीड हो? चलें ओके। अब जब एक कंपनी गोइंग कंसर्न होती है तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट में आ रहे होते हैं, करंट में आ रहे होते हैं। वो इस बात की अक्कासी होती है कि आपकी कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर में चलती रहेगी। सुनना है वापस से, यही तो कह रहा हूँ, यही तो सुनना है, यही तो समझना है, यही तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? चलता हुआ इदारा। चलते हुए इदारे का मतलब है अगले 12 महीने के आगे भी चलेगा। शॉर्ट टर्म क्या होता है? अगले 12 महीने शॉर्ट टर्म क्या होता है? पर अगले 12 महीने के आगे चलता रहेगा तो मैं उसको कहूंगा दैट कंसर्न इज अ गोइंग कंसर्न। पर अगर वो इदारा अगले 12 महीने नहीं चल पाएगा तो मैं उसको कहूंगा नॉन गोइंग कंसर्न। मैं उसको क्या कहूंगा? यानी इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अपने एसेट्स को नॉर्मल तरीके से लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करेगी, अब ये कंपनी बंद होगी तो सारे के सारे एसेट उठ के कहां आ जाएंगे और सारी की सारी लायबिलिटी उठ के कहां आ जाएगी और एसेट्स आ जाएंगे अपनी NRV पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, क्योंकि अब ये कंपनी यूज नहीं होगी, बंद होगी। क्लियर है? पहले बताओ कहानी समझ आई थोड़ी सी कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न ना हो तो क्या होगा? वापस से एक बार रिपीट करते हैं, तभी कहता हूं बड़ा फोकस बनाए रखना है। गोइंग कंसर्न का मतलब है चलता हुआ इदारा। चलता हुआ इदारा अगले कितने महीने? 12 महीने से ज्यादा। अच्छा अगर एक इदारा नॉन गोइंग कंसर्न है, यानी अगले 12 महीने के आगे वो नहीं चल पाएगा, तो क्या मैं कुछ नॉन करंट में दिखा सकता हूं? यह सब किस में आएगा? करंट में आ जाएगा। और लायबिलिटी भी उड़ के, और सारे एसेट्स को मैं लेके आ जाऊंगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, क्योंकि अब ये एसेट्स का बंटवारा होगा, एसेट्स बिकेंगे और बिक के जो मालिक हैं उस पर बढ़ जाएंगे पैसे, लिक्विडेशन होगी। लिक्विडेशन में सबसे पहले उधार दिए जाएंगे, जो बच गया शेयर होल्डर्स में। अलाइन है यहां तक? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात समझ आती है? जल्दी से। एक बेसिक बात की है, बड़ी बहुत ही बेसिक बात की है, सिर्फ गोइंग कंसर्न का मतलब समझाया आपको मैंने, इससे ज्यादा मैंने कोई बकवास नहीं की है। क्लियर है? पक्का? आगे सुनते हैं। अब गेम यहाँ से कहानी फिर शुरू होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, फिर किसी क्लाइंट की ऐसी की तैसी होगी, सुनिएगा। इधर मेरा एक क्लाइंट था, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, PIBTL, लिस्टेड कंपनी है। क्या बोला मैंने? पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। अच्छा बिफोर आई स्टार्ट माई स्टोरी, मुझे 8 मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं कंक्लूजन पे पहुंचा दूं कहीं तुम लोगों को, सही है? फिर एक पास पेपर दूंगा घर से करने के लिए, तो इंशाल्लाह वो घर के आना, तो हम डिस्कस करेंगे उसको, सही है? पर पहले यहाँ तक बता दो ऑनलाइन वाले, यहाँ तक अलाइंड हो, जल्दी से यहाँ तक अलाइंड हो भाई, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, गोइंग कंसर्न का मतलब समझ आना चाहिए। चले आगे सुनते हैं, फोकस विद इन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने में बंद हो जाएगी कंपनी, इज अ नॉन गोइंग कंसर्न, सही है? खैर मैं एग्जांपल दे रहा हूं PIBTL की, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल की। आ जाओ जी, ये रहा, हमने कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। अच्छा ये कंपनी का बिजनेस हमें पता होना चाहिए ना, अदरवाइज तो हम ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा ये कंपनी करती ये थी कि आउट ऑफ पाकिस्तान से कोल इंपोर्ट करती थी। अच्छा कोल इंपोर्ट अपने लिए नहीं करती थी, वो करती थी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उनके पावर प्लांट जो चलते हैं वो किससे चलते थे? कोल से। तो सीमेंट बनना है तो कोल चाहिए। अच्छा फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी,
तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट लगे हुए होते थे उसके लिए भी क्या यूज होना था, कोल, क्योंकि कोल उसके अंदर इनपुट होगा तो जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहां तक बात समझ आती है? तो कोल इन कंपनीज के लिए मंगवाया जाता था। कौन मंगवाता था? PIBTL। अच्छा, आप बोले सर किसी से भी मंगवा ले, भाई PIBTL इसलिए मंगवाता था क्योंकि इसका पोर्ट कासिम के ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोल को किस टेम्परेचर पे रखना है, उसकी सफाई कब कब होनी है, तो पूरा स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर। कन्वेयर बेल्ट थे कि शिप आके लगता था, वहां से कोल ट्रांसफर होते थे, एक जगह पे जाते थे, फिर वहां पे रखने की पैसे अलग। बिजनेस समझ आया कि ये कोल इससे क्यों मंगवाते थे? क्योंकि इसके पास पूरी फैसिलिटी थी। तो हर कंपनी इसको क्या देती थी? ऑर्डर कि भाई आपने कोल मंगवा के देना है। अच्छा, ये क्या करता था? कोल की इनसे पैसे चार्ज करता था, मतलब अपने क्लाइंट से। सीमेंट कंपनीज उठा लो और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी IPPs ये उठा लो, ये ऑल टुगेदर किसको ऑर्डर देते थे? PIBTL को। PIBTL वहां से कोल मंगवाता था इनके लिए, ताकि इनका सीमेंट बन सके, ताकि इनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, बेहतरीन तरीके से, भरपूर मज़े के प्रॉफिट्स थे, डिविडेंड्स भी दिए जा रहे थे, सब हो रहा था। तो एक दिन इनकी ज़िंदगी में मैं आ गया गलती से। तो खैर ऑडिट शुरू हुआ, बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग मेरे पास थी। हुआ ये कि जब PIBTL ने एक कोविड का साल गुजारा, 2021-22 में तो इम्पैक्ट्स थे ना। अच्छा, हुआ ये कि इंपोर्ट हो गई थी, आपको पता है बैन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बैन थे, क्योंकि यहाँ का कोई बंदा जब फ्लाइट से नहीं चल रही तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है ना। और बीच में रिसेशन ऐसा आया था कि हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है इतना गंदा हो गया था कि हमें इंपोर्ट बना कर दिए गए थे कि हम इंपोर्ट, ये इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ, कि हम इंपोर्ट क्यों? क्योंकि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो और ख़राब होता ना अगर आप पैसे बाहर दे देते फॉरेन करेंसी के, तो आपको मेंटेन करना था, इंपोर्ट पे लगा दिया था बैन। अच्छा, अब मेरे दिमाग में ये चल गया इंपोर्ट पे तो बैन लग गया है, तो मैंने बोला यार ये तो इंपोर्ट करते हैं, अगर इंपोर्ट भी बैन है तो उसके 8 महीने के लिए इंपोर्ट बैन था। कहानी सुननी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 मंथ्स के लिए अगर इंपोर्ट बैन था तो 8 मंथ्स इसका कैश फ्लो हिट हुआ, क्योंकि जब होगा ही नहीं तो बेचेगा भी। क्लियर है? जब होगा ही नहीं तो बेचेगा भी नहीं। पहले बता दो ऑनलाइन वाले, यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी से बताओ जानी, जल्दी से सारे बच्चे। ओके, यहाँ पे जब इंपोर्ट नहीं हुआ तो बेचेगा नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा भाई ये इन्होंने इस वक्त में सेल की है। इसने बोला नहीं सर इस वक्त में सेल नहीं की। तो क्या मेरा रिस्क गलत था? रिस्क सही था। अच्छा, एविडेंस नहीं है। फिर मैंने बच्चे को कहा, मैंने कहा भाई ये गोइंग कंसर्न है। उसने बोला सर अभी अब तो बहाल हो गई ना वापस से इंपोर्ट। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न घबराने का नहीं है, बोलना जो फील हो रहा है। गोइंग कंसर्न है तो है, क्या मसला है इसमें भाई? है नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो बोला सर आप बिलाव या शकी हो गए ज़्यादा, आप हर चीज़ में गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न। मैंने कहा एक मिनट, मेरे को नहीं सिखा, बाप को नहीं सिखाने का। मैंने कहा एक मिनट रुको। मैंने कहा अब उस बंदे को बुलाओ जो कि वो क्या इलेक्ट्रिसिटी एंड सीमेंट वालों की गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट होगा। क्या मैं उसका ऑडिट कर रहा हूँ या मैं इसका कर रहा हूँ? तो हमें किसकी पंचायत करनी है? इसकी करनी है। अपने क्लाइंट का सोचो, आजू बाजू नहीं सोचना। आगे सुने प्लीज़। अच्छा, वो कह रहे रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, वो तो खत्म हो गया ना, करी नहीं सेल ना, उसने बुक की हुई, हमारा रिस्क था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। अलाइंड हो? अच्छा, मैंने कहा बाप को मत सिखा। या जिसने लोन पे काम किया ना, इन्होंने लोन लिया हुआ था, फॉरेन लोन, IFC से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया हुआ था, IMF से। तो मैंने कहा इसको बुला, जिस बंदे ने लोन किया हुआ था ना, जिसने लोन किया है, मैंने कहा तुम मुझे बताओ तुमने लोन में क्या वेरीफाई किया? उसने बोला सर मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वेरीफाई की। क्या वेरीफाई की है? करनी चाहिए उसको। अच्छा, मैंने कहा एग्रीमेंट खोल, लोन एग्रीमेंट। कौन सा? किसके साथ है? IFC के साथ। अच्छा, लोन एग्रीमेंट खोला तो मैंने कहा देखो उसमें लिखा हुआ होता है डेट देने की शराइत, लोन देने की कंडीशंस की आपने हर वक्त पूरी करनी है, जिसमें से कुछ होता है रेशियोज की कंप्लायंस, कि आपका इंटरेस्ट कवर इतना होना चाहिए। इंटरेस्ट कवर मतलब आपका प्रॉफिट कितनी मर्तबा इंटरेस्ट देने के काबिल है, आपका जो प्रॉफिट है कितनी मर्तबा इंटरेस्ट देने के काबिल है। उसका फॉर्मूला ये होता है कुछ, क्योंकि कुछ बच्चों ने रेशियोज नहीं किए ना। मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रखता हूं ऊपर और इंटरेस्ट रखता हूं नीचे।
तो लेट्स से अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 मिलियन है और मेरा इंटरेस्ट 20 मिलियन है, तो मैं कितने टाइम्स दे सकता हूं? तो बैंक कहता है कि भाई आपको मिनिमम 3 से 4 बार तो होना चाहिए, 3 बार तो बोलता है कि 3 बार की इस्तात आपके प्रॉफिट में होनी चाहिए ताकि मेरा पैसा बिल्कुल सेफ रहे। पहले बताओ यहां तक अलाइंड हो? ये डेट की वन ऑफ कंडीशन है, डेट की। अच्छा फिर मैंने बोला जानी एक बात सुन, अच्छा ये क्या है? रेशोज हैं। रेशो की कंप्लायंस कौन कह रहा है? बैंक, क्योंकि ये फाइनेंशियल्स को इंटरप्रेट करने का तरीका है। अच्छा फिर एक रेशो होता है जिसको हम कहते हैं करंट रेशो, इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा इसमें होता ये है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अज्यूम करते हैं कि करंट एसेट्स मेरे जो हैं वो 100 के और करंट लायबिलिटीज जो मेरे पास हैं वो आ रही है 60 की। कितना आ रहा है? प्लीज डिवाइड करें। 1.67। ये पता, ये मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूं सिर्फ ताकि सब एक पेज पे आ जाओ, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बता रहा है कि आप करंट एसेट्स में से कितनी मरतबा अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक एक साल के स्पैन पे हैं दोनों। पहले बताओ भाई ये रेशियो समझ आया ना? दोनों बातें समझ आ रही हैं? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, सारे के सारे, मरना नहीं है, जल्दी बोलो, क्लियर है ये सारे के सारे? ये रेशियोज मैंने तुम्हें बता दिए। ये कौन कह रहा है इनको कंप्लाई करो? बैंक कह रहा है। अच्छा जब ये निकाले ये भी कंप्लाइंट, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा एक क्लॉज लिखा हुआ है वहां पे कि अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं की तो सारा लोन, ये सारा लोन है आपका, इमीडिएटली क्या होगा? पे होगा। ये बैंक की कंडीशन होती है। ये बैंक की कंडीशन ये होती है कि जब आपने कोई भी कंडीशन ब्रीच की तो आपका सारा लोन इमीडिएटली पे होगा, क्योंकि एक इवेंट ट्रिगर हो गया जिस पे बैंक को खतरा हो जाएगा मेरे पैसे डूब जाएंगे। क्लियर है? तो बैंक आके जो भी एसेट्स गिरवी रखे हुए होंगे वो बेचेगा, क्योंकि इसके पास तो पैसे थे ही नहीं। अगर होते तो लोन क्यों लेता? पैसे तो अगर होते तो लोन लेता ही है, हाँ या नहीं? पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ सारे के सारे बच्चे। यानी जो लोन मुझे 10 सालों में पे करना था वो आज ड्यू हो जाएगा। भाई लोन तो 10 सालों के लिए लिया है ना, 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता पे करूंगा तो मामला बिल्कुल सेटल हो जाएगा। बट अगर मैं 10 सालों में पे नहीं कर रहा तो बैंक मुझे कह रहा है कि भाई आज आपने एक डिफॉल्ट किया है, आपने मेरी एक लगाई हुई कंडीशन को पूरा, तो अब आप हो गए पेनल्टी में। और आप पे पेनल्टी ये है कि सारे के सारे पैसे कब पे करोगे? करंट लायबिलिटी बना दोगे, आज पे करोगे। जब मैं करंट लायबिलिटी में डाल दूंगा तो अगले 12 महीने में मेरी पे करने की औकात, क्योंकि ये जो रेशो है ना ये वाला, ये 0 में आ जाएगा। एक से भी करंट लायबिलिटी हाई हो जाएगी और करंट एसेट्स में कैश अपनी जगह है। पहले बताओ लॉजिक समझ आई? जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, लॉजिक समझ आ रही है? जल्दी बताओ जानी, जल्दी बताओ लॉजिक समझ आ रही है? ये कहलाते हैं डेट कोवेनेंट्स। डेट देने की कंडीशन क्या कहलाते हैं? डेट कोवेनेंट। देखो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट कोवेनेंट्स ब्रीच, डेट इमीडिएटली बिकम्स। पहले बताओ कहानी समझ आई थोड़ी सी कि ये बिल्कुल बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अच्छा फिर मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा ये क्या है? सर तो कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी। तो बेटा वो सिक्योरिटी ही बेच के अब पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी इज नॉट अ बोलना है यार, नॉट तुम कैसे कह रहे हो गोइंग कंसर्न नहीं है? नहीं तुम नहीं, मैं कह रहा हूँ गोइंग कंसर्न इसीलिए नहीं है तुम लोग क्योंकि तुम्हें सारे एसेट बेचने पड़ेंगे। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसने अपनी पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉडकास्टिंग पर पूरा गिरवी रखवाया हुआ था। तो अब मुझे बताओ कि अब उसके पास पैसे तो है नहीं, अब ये पैसे वो कैसे देगा? एसेट्स को बेच के। तो यूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको लोन पे करना है। अब लोन पे करने के लिए उसके पास पैसा अवेलेबल। डू यू थिंक फ्रॉम माई एग्जाम्पल सो फार नाउ दैट कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न? अच्छा हमारे एक जूनियर ने एक चीज़ मिस की थी
वो ये कि एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन ये भी थी कि पेमेंट टाइम पे ना करना। तो इन्होंने जब पेमेंट टाइम, मैंने देखा कि उसके ना आई थिंक 14 जुलाई को पे करने थे पैसे, उसका ईयर एंड 30 जून था, क्या था, बल्कि 14 जून को पे करने थे, जुलाई भी नहीं, 14 जून को पे करने थे। प्लीज़ सुनना, बेस्ट है, चलो ओके सुनना। अब सुनो, उसको 14 जून को पे करने थे, ईयर एंड क्या था उसका 30 जून। अच्छा, उसने 30 जून तक भी पैसे पे नहीं किए थे। अच्छा, बच्चा मुझे कह रहा सर देखिए इन्होंने इंटरेस्ट का अप्रूवल तो बुक किया हुआ है। मैंने कहा भाईजान अप्रूवल की बात ही नहीं है, पेमेंट की बात है। पेमेंट होनी चाहिए थी, अप्रूवल तो बकाया 14 जून से लेकर 30 जून तक का पड़ा होना चाहिए बस। इससे पहले का सारा क्या हो जाना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं, ये एग्रीमेंट कह रहा है, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ था अगर ये आपने ब्रीच किया तो आपका पूरा का पूरा लोन इमीडिएटली क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। तो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग बताओ ये लॉजिकल बात समझ आती है, पक्की बात है। तो यानी सर आप ये क्यों नहीं कह रहे, गोइंग कंसर्न आपने इतनी एग्जाम्पल दी प्रैक्टिकल वाली, आप सिर्फ ये कहना गोइंग कंसर्न कंपनी तब नहीं होगी जब ऐसे हालात वाक़यात क्रिएट हो जाए कि कंपनी अगले 12 महीने चल ना सके। ये हालात वाक़यात थे ना, पर ये सोचने का तरीका होता है। यानी किसी भी कंपनी में, अब तुम्हें एक चीज़ सिखा रहा हूँ, याद रखना भी आगे ज़िंदगी में, किसी भी कंपनी में जब लोन देखो, लोन, तो क्या वहाँ पे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच होने का रिस्क होगा। मैं गोइंग कंसर्न नहीं कह रहा, मैं डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क हो रहा हूँ। पर जो मेरी एग्जाम्पल है उसमें हालात ऐसे हो गए थे कि मसला किसका आ गया, गोइंग कंसर्न का, क्योंकि पूरे एसेट्स गिरवी पड़े हुए थे, पूरे एसेट्स, और उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। पहले बताओ बात समझ आ रही है। सो अब ये कहेंगे कि इट्स अ नॉन गोइंग कंसर्न या गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं, हम कहेंगे गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं, गोइंग कंसर्न के। मैं बताऊं इश्यूज क्यों कह रहा हूं, जब मैं मैनेजमेंट के पास गया ना तो मैनेजमेंट ने कहा कि यार ये तो आपने सही चीज़ पकड़ी है, अब मैं क्या करूं, चलो हम देखते हैं, प्लान बनाते हैं। तो मैनेजमेंट गई अपने शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स ने कहा कि हम पैसे दे देंगे, आप टेंशन नहीं लो। मालिक कौन है, उसने बोला हम और इक्विटी डाल देंगे, हम क्या करेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट आई मेरे पास, बोल रही शेयर होल्डर कह रहे हैं हम और इक्विटी डाल देंगे। मैंने कहा एक काम का, शेयर होल्डर की वेल्थ स्टेटमेंट ले आ, वो काबिल है भी या नहीं है। बोले तो तुम एविडेंस मांग रहे हो, तो मैंने कहा मैं ऑडिट किस पे करता हूँ। अच्छा, मैंने देखा शेयर होल्डर के पास पैसा था, क्या अब कंपनी गोइंग कंसर्न है, अब है, अब है। तो क्या मेरा शक गलत था, पहले बताओ, दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है। तो रिस्क होना अलग बात है, एक्चुअल होना अलग बात है। यानी यूं कहें, ऐसे हालात वाक़यात दरपेश होना जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव, दिस विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। तो वहाँ पे कंपनीज का चल रहा मसला, सही है। तो वो डिपेंड करता है ना कि वहाँ का ऑडिटर क्या सोचेगा। अगर सर कुछ टाइम के लिए ऑपरेशंस बंद हो जाए, देखो कुछ टाइम के, अभी पीआईबीटीएल के लिए कुछ टाइम के लिए बंद हुए थे, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। तो जब पीआईबीटीएल के कुछ टाइम के लिए बंद हुए, मैंने आपसे पूछा गोइंग कंसर्न है, आपने बोला हाँ गोइंग कंसर्न है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर हम एक एक स्टेप आगे जाते गए, मैंने कहा डेट कोवेनेंट्स का मसला आया, फिर क्या गोइंग कंसर्न के इश्यूज आ गए, और फिर वो किसने रिजॉल्व किए, मैनेजमेंट ने किससे लेके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट बोले कि ये क्या कह रहा है सर, अगर इक्विटी नहीं होती शेयर होल्डर्स के पास तो क्या गोइंग कंसर्न होती, फिर तो आपके सारे के सारे एफएस किस पे बनते हैं, नॉन गोइंग कंसर्न पे। सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में। अकाउंट्स किस पे बनते हैं, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, इसको कहते हैं एनआरवी बेसिस। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वो कहे कि मैनेजमेंट कहे कि हमें शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा पर दूसरा बैंक लोन देने को तैयार है, यानी हम उससे और महंगा लोन लेंगे, इसको पैसे देके जान छुड़ाएंगे इसकी, और वो हमें रिलैक्स कर रहा है कंडीशंस, 2 साल तक कोई डेट कोवेनेंट्स मीट नहीं करने हैं। नहीं तो हम बोलेंगे भाई उससे कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दो, एग्रीमेंट दिखा दो, हम उसको बैंक को खत लिख के पूछ लेंगे उससे, हाँ या नहीं, क्या मुझे सबूत मिल जाएगा। अब गोइंग कंसर्न है, यस, इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव प्लान देन कंपनी इज नॉट अ, क्योंकि आप ये कोई नहीं होते कहने वाले कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, आपको शक होना चाहिए बस। अब ये बात यकीन में कब बदलेगी, जब कंपनी के पास कोई प्लान अवेलेबल ना हो। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, क्या गेम समझ आई सर। तो ऐसे तो सर कंपनी कभी नॉन गोइंग कंसर्न होगी ही नहीं। भाई होगी क्यों नहीं होगी, अगर इसमें बैंक लोन ना भी दे रहा होता और शेयर होल्डर पैसा ना ही डालता
तो शेयर होल्डर बोलता है मैं पागल हूँ, इस कंपनी में वापस पैसे डाल के इसको बर्बाद करूँ, मैं नई कंपनी खोल लूँगा। तो ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। जब तक मैंने आइडेंटिफाई किया, जब तक रिस्क है। यस, क्लियर है भाई। तो जब मैनेजमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान अवेलेबल ना हो, जब तक मैनेजमेंट खुद ना कहे कि हम बंद कर रहे हैं, तब तक आपका गोइंग कंसर्न का रिस्क रहता है। अगर मैनेजमेंट झूठ कह रही है तो आप यकीन कर लोगे या वेरीफाई करोगे? दैट्स इट। एक मिनट खाली यहाँ पे। सर अगर शेयर होल्डर पे कर देंगे तो हम गोइंग कंसर्न डिक्लेयर कर देंगे? यस, अगर पे कर देंगे तो शेयर होल्डर अगर पैसे पे कर रहे हैं तो हम क्या ये कहेंगे कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न? यस, कंपनी इज अ। अच्छा, तो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं कि सर, ये संजय ने कहा कि सर पाकिस्तान भी तो गोइंग कंसर्न नहीं है ना, हम लोन पे नहीं चल रहे, हमें लोन नहीं मिल जाता बार बार, तो क्या हम नॉन गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है? याद है बीच में बातें चल रही होंगी, आपने सुना होगा डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, डिफॉल्ट होने के चांसेस। वो डिफॉल्ट यही तो होता है कि वो आके फिर कब्जा कर लेंगे, पर क्या हमने कब्जा होने दिया या हम फिर लोन ले आए? हाँ, ऐसा है ना। तो रीफाइनेंसिंग हो जाती है ना, तो जैसे जैसे लोन आता है हम वापस उस पोजीशन में आ जाते हैं कि हमें डेट की रीपेमेंट कर देते हैं। क्लियर है भाई? चलें, एस्टेब्लिशमेंट गोइंग कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान गोइंग कंसर्न है। चलो भाई, ये भी सुन लिया। आगे अच्छा पहले बताओ जानी आप, अच्छा ज़्यादा कह रही हैं सर अगर शेयर होल्डर पे कर देंगे तो हम गोइंग कंसर्न डिक्लेयर कर देंगे कि कंपनी इज आ गोइंग कंसर्न। सर अगर कोवेनेंट ब्रीच के बावजूद कंपनी के एसेट्स अच्छे हैं तो क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क होगा? अगर भाई डेट कोवेनेंट ब्रीच कर दिया, कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो कुछ एसेट्स बेच के, गोइंग कंसर्न है। हालात वाकयात पर डिपेंड करता है। तो क्या आपका रिस्क गलत है? एक बात तो तय मेरे बच्चों सबने बताना है, कोई कंपनी जिसको तुम ऑडिट कर रहे हो उसमें अगर डेट होगा, डेट लायबिलिटी, उसमें ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स का हमेशा रिस्क होगा। आई एम नॉट सेइंग गोइंग कंसर्न, आई एम सेइंग ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स का हमेशा रिस्क होगा। अच्छा एक तुम लोग बात बताओ, आखिरी पे मैं कंक्लूड करता हूं। सिर्फ ये नहीं, एक और चीज होती है, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हो, वहां पे आपके 2 डेवलपर थे जो सारी की सारी प्रोग्रामिंग दिखते थे, वो दोनों चले गए, रिस्क है गोइंग कंसर्न का। अच्छा आप कौन होते हो कहने वाले? जो मेन चला रहे थे वो तो होएंगे नहीं, तो आगे की सेल भी। अच्छा मैनेजमेंट ने कहा कि भाई कोई मसला वाली बात नहीं है, हम इससे महंगे डेवलपर ले आए, दिखा दे, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दे, उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दे, ठीक है, गोइंग कंसर्न का रिस्क खत्म हो जाएगा। हाँ या नहीं? हालात वाकयात पे डिपेंड करता है। अच्छा इसी PIBDL की एग्जांपल में, इसी PIBDL की एग्जांपल में इंपोर्ट 5 सालों के लिए बंद हो जाती, फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क होता ड्यू टू डेट कोवेनेंट का ब्रीच या इंपोर्ट? हालात वाकयात क्रिएट होना, इसको आप किसी कोजे में बंद नहीं कर सकते, थॉट प्रोसेस है। यही फैक्टर लिखेंगे और देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। कैश फ्लो ही नहीं आएंगे ना, एग्जिस्टेंस पे मसला आ जाएगा। क्लियर है सर? गोइंग कंसर्न के लिए नेगेटिव कैश फ्लोज कौन से वाले हैं जिन पे फोकस करना है, हिस्टोरिकल या फ्यूचर? हिस्टोरिकल। ऐसा कुछ भी नहीं, अभी आपसे वो जो मैं बता रहा हूँ, बस बस बिल्कुल सही है। अच्छा पहले ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बता दो, क्या यहाँ तक बात क्लियर है गोइंग कंसर्न की? जल्दी, ताकि मैं पास पेपर देके जाऊँ आज, जल्दी बताओ सारे बच्चे। अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर ओके, सुल्तान कह रहे हैं ओके, मलिक अहमद, मानू मरियम, सारे बच्चे कह रहे हैं, आप भी बता दो ओके, कोई मसले वाली बात? बस ये बंद कर रहा हूँ, फिर तुम सवाल पूछ लेना, सही है? चलो ओके, हाफिज़। व्हाट्सएप लिंक शो नहीं हो रहा, मैं कर देता हूँ, चलें ओके, हाफिज़।